Hello, dear students. Today we will read Political Radicalism and Economic Crisis. That is the part of the third chapter of history. Name is Nazism and the Rise of Hitler. Let's start the topic. The birth of the Weimar Republic coincided with the revolutionary uprising of the Spartacist League on the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia. वाइमर रिपब्लिक की गवर्नमेंट जो जर्मनी में बनाई गई उसके जन्म के साथ साथ ही जर्मनी के अंदर जो सोशलिस्ट आइडियाज़ वाले जो कम्युनिस्ट पीपल थे उन्होंने स्पार्सिस्ट लीग नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई ताकि जो वाइमर रिपब्लिक गवर्नमेंट है उसे रिप्लेस किया जा सके। सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर इस्टेब्लिश। धीरे धीरे देश के अंदर वर्कर्स और सेलर्स की जो है सोवियत बनाई गई। सोवियत मीन्स ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इकट्ठा करना सबको, यानी इनकी यूनियंस बनने लगी थी वर्कर्स और सेलर्स के। सेलर कौन होते हैं? नाविक जिनको कहते हैं, जो शिप चलाते हैं या बोट चलाते हैं। तो इनकी अलग अलग शहरों में सोवियत बनने लगी, मीन्स इनके ग्रुप बनने लगे। The political atmosphere in Berlin was charged with demands for Soviet style governance. अब जो कैपिटल है जर्मनी की बर्लिन, वहाँ पर राजनीतिक वातावरण इस टाइप से उत्तेजित हो उठा कि वहाँ पर अलग अलग जो सोवियत स्टाइल की गवर्नेंस बनाने के लिए ये जो ग्रुप बनाए गए थे ना ऊपर, वर्कर्स और यहाँ पर सेलर्स के, जिन्होंने सोवियत तैयार की थी, तो वो चाहते थे कि रशिया जैसा ही सोवियत स्टाइल गवर्नेंस, यानी यहाँ पर रशिया जैसी सोवियत के स्टाइल वाली सरकार बनाई जाए। दे अपोज टू दिस, उन्होंने इसका विरोध किया। यानी किसने इसका विरोध किया? अब ये जो स्पार्सिस्ट लीग के मेंबर्स हैं ये चाहते हैं सोवियत स्टाइल की गवर्नेंस, जबकि इनका विरोध किया सोशलिस्ट, डेमोक्रेट और कैथलिक लोगों ने, जिन्हें क्या कहा जाता था? वाइमर रिपब्लिक गवर्नमेंट के सपोर्टर कहा जाता था। ये लोग जो कि इस सरकार, पिछली सरकार के समर्थक हैं, वाइमर नामक जगह पर मिलते हैं और कोशिश करते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को शेप देने की। मीन्स जो लोकतांत्रिक सरकार है वो बनी रहे, किसी भी लेवल पर जाकर वो काम करने के लिए उसके लिए तैयार है। वो नहीं चाहते कि रशिया जैसा यहाँ पर जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है वो यहाँ पर हो। The Weimar Republic crushed the uprising with the help of the war veteran organization called Free Corps. इस वाइमर रिपब्लिक गवर्नमेंट ने क्या किया? इसने जो युद्ध के लिए अपनी मर्जी से शामिल होते हैं ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन थी फ्री कोप नाम की। फ्री कोप नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लोग वॉलंटरली पार्टिसिपेट करते हैं एज ए सोल्जर, यानी खुद युद्ध लड़ने की इच्छा रखने वाले लोग इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था फ्री कोप्स। फ्री कोप्स नाम के जो संस्था थी जिसमें अपनी मर्जी से सैनिक बने हुए जो मेंबर थे, उन्होंने वाइमर रिपब्लिक गवर्नमेंट की हेल्प की और उनके विद्रोह को दबा दिया। किनके विद्रोह को? स्पार्सिस्ट लीग के मेंबर्स का जो विद्रोह चल रहा था उसको उन्होंने दबा दिया। यानी वो इस टाइप की जो अपराइजिंग को पसंद नहीं कर रहे थे। The enthused Sparsists later founded the Communist Party of Germany. जब स्पार्सिस्ट लीग के मेंबर्स को दबा दिया गया तो उन्हें गुस्सा आया और उन्हें लगने लगा कि हाँ, ऐसे जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कोई वैल्यू नहीं, उन्हें पॉलिटिक्स में जाना चाहिए ताकि सरकार के ऊपर दबाव बने। तो उन्होंने क्या किया? अपनी एक पार्टी बनाई, साम्यवादी दल जर्मनी का उसने बनाया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी कहा जाता है जिसे, यानी जर्मनी का साम्यवादी दल नामक राजनीतिक दल उन्होंने बना लिया। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट हैंसफोर्थ बिकेम इरकॉन्सिलेबल एनिमीज। अब जो कम्युनिस्ट पीपल हैं जो स्पार्सिस्ट लीग के मेंबर थे और जो सोशलिस्ट पीपल हैं जो वाइमर रिपब्लिक गवर्नमेंट के सपोर्टर थे, दोनों ही एक दूसरे के धुर विरोधी दुश्मन बन गए, कट्टर दुश्मन बन गए। एंड कुड नॉट मेक कॉमन कोज अगेंस्ट हिटलर। और दोनों आपस में लड़ते रहे और उन्होंने हिटलर को रोकने की कोशिश नहीं की, या हिटलर को रोक पाने में दोनों ही असमर्थ हो गए। बोथ रेवोल्यूशनरी, दोनों ही, चाहे वो क्रांतिकारी हों, मिलिटेंट नेशनलिस्ट या सेना के उग्र राष्ट्रवादी लोग हों, कार्व्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशन, उन्होंने जल्दी जल्दी इसका सॉल्यूशन निकालने की सोची। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923।
1923 में न केवल राजनीतिक रूप से यहाँ पर उठापटक हो रही थी, बल्कि इसके साथ साथ आर्थिक यानी पैसे की कमी भी साथ साथ उजागर हो रही थी, उसको भी बल मिल रहा था। हाइटेंड का मीनिंग होता है किसी चीज को बल मिलना, यानी ना केवल राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है देश के अंदर, बल्कि मनी वाइज भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है काफी हद तक 1923 में। इसकी वजह से पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। जर्मनी हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स। जर्मनी ने पूरा युद्ध, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो युद्ध है, उसने पूरा उधार के पैसे से लड़ा था। एंड हैड टू पे वॉर रिप्रेशन इन गोल्ड। और उसे जब वो हार गया तो उसके बाद जो उसने क्षतिपूर्ति या हर्जाना जो उसने देना था मित्र राष्ट्रों का, तो उसको उसने अपने द्वारा जो संचित यहाँ पे सोने की जो मुद्रा होती है उसको देकर किया। हालांकि पूरा नहीं दे पाया। गोल्ड रिजर्व्स जो भी उसके पास, हर देश के पास होता है अपनी सेफ्टी के लिए, इमरजेंसी टाइम के लिए, वो उसको मजबूर होकर देना पड़ा। दिस डेप्लीटेड गोल्ड रिजर्व्स एट ए टाइम रिसोर्सेज वर स्कार्स। जैसे ही ये सोने का भंडार उसका कम हुआ, क्योंकि उसने रेपरेशन दिया है कुछ हद तक, तो इससे क्या होने लगा, उसके जो संसाधन थे, उसके पास जो पैसे थे, वो कम हो गए। इन 1923 1923 में जर्मनी इस स्थिति में पहुंच गया कि उसने हाथ खड़े कर दिए, मीन्स रिफ्यूज टू पे। उसने जो ये कंपनसेशन था, ये जो रेपरेशन था, इसको देने से मना कर दिया। एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूअर टू क्लेम देयर कोल। देखिए, जैसे ही इसने नुकसान की भरपाई करने से मना किया, वैसे ही फ्रांस ने क्या किया, इसके औद्योगिक क्षेत्र जो था रूअर नाम का, जहां पर कोयला बहुत ज्यादा मिलता था, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेजिस्टेंस। जर्मनी चाहकर भी उसका विरोध नहीं कर पाया, निष्क्रिय विरोध उसने प्रकट किया, मतलब वो कुछ नहीं कर पाया। एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। और उसने क्या किया, अपने पैसे की कमी को दूर करने के लिए जो पेपर से बनी हुई करेंसी है, मार्क हैं, उन्हें अंधाधुंध छापना या फिर लगातार छापना शुरू कर दिया। विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन। अब बाजार में बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो गई वो पेपर करेंसी, लेकिन इसकी गोल्ड का रिजर्व ना होने की वजह से उसकी वैल्यू डाउन चली गई। क्योंकि जो किसी भी देश की जो करेंसी है, वहाँ के गोल्ड रिजर्व्स पर भी एक डिपेंड करती है उसकी वैल्यू, कि कितना सोने का भंडार किसी देश की सरकार के पास है। तो अब इसके पास गोल्ड रिजर्व नहीं है, तो इसके जो पेपर करेंसी है उसकी वैल्यू डाउन चली गई, और इतनी डाउन चली गई कि आप सोच भी नहीं सकते। द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क फेल इन अप्रैल। द यूएस डॉलर वॉज इक्वल टू 24,000। आप अप्रैल में देख सकते हैं, एक यूएस डॉलर की कीमत 24,000 मार्क थी। फिर जुलाई में 3,53,000 मार्क्स हो गए, इज इक्वल टू $1। अगस्त में आप देख पाएंगे यहाँ पर कि 46,21,000 मार्क्स हो गई, इज इक्वल टू $1। और इसके बाद तो ये काफ़ी और बढ़ी, और फिर आखिरकार ट्रिलियंस में भी पहुंच गई। यानी इतनी ज़्यादा वैल्यू डाउन चली गई कि अगर कोई पर्सन एक गाड़ी भर कर के मार्क लेकर जाए तो उसे ब्रेड का लोफ भी वो परचेज ना कर पाए। तो इस टाइप से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ फिगर्स दी गई है कि दिसंबर में कितना हुआ, और इसके बाद ये फिगर जो है ट्रिलियंस में चली गई, यानी अरबों खरबों में चली गई। एज द वैल्यू ऑफ द मार्क कोलैप्स। जैसे ही मार्क की वैल्यू कम हुई, वैसे ही चीजों के रेट बढ़ गए। प्राइसेज ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यानी चीजों के दाम जो हैं बढ़ गए। द इमेज ऑफ जर्मन कैरिंग कार्ट लोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाई अ लोफ ऑफ ब्रेड वॉज वाइडली पब्लिसाइज्ड, इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी। पूरे संसार की सहानुभूति हासिल करने के लिए हर रोज अखबारों में ऐसे कार्टून छापे गए जिसमें एक व्यक्ति अपनी पूरी छकड़ा गाड़ी को मार्क करेंसी से भरकर ले जा रहा है और एक ब्रेड का लोफ खरीदने जा रहा है, यानी ब्रेड का एक पीस खरीदने जा रहा है, और इतने सारे मार्क देने के बावजूद वो भी पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा। ये सिर्फ इसलिए था ताकि पूरे संसार को जर्मनी के हालात दिखाए जा सके कि वो किस क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है।
दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। जब इस प्रकार की स्थिति होती है कि किसी देश की करेंसी की वैल्यू डाउन चली जाए और उसकी जो प्राइसेज हैं, गुड्स के जो प्राइसेज हैं वो हाई हो जाएं, इस टाइप की सिचुएशन को या इस टाइप की कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, अति मुद्रास्फीतिकरण। मीन्स करेंसी की वैल्यू डाउन चले जाना और चीज़ों के दाम बढ़ जाना। अ सिचुएशन व्हेन प्राइसेज राइज फेनोमिनली हाई, जब रेट, चीज़ों के रेट चमत्कारिक ढंग से बढ़ जाते हैं, उस सिचुएशन को हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। इवेंचुअली अंत में Americans intervened and held Germany out of this crisis by introducing Dawes Plan। और अंत में अमेरिका को इसमें दखल देना पड़ा और जर्मनी को इस संकट से बाहर निकालने के लिए उसने क्या किया, अपना डाउस प्लान सामने रखा। डाउस प्लान क्या था? एक इकोनॉमिस्ट थे चार्ल्स डाउस अमेरिका के, उन्होंने जर्मनी को इस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए योजना बनाई और वही योजना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई ताकि जर्मनी कुछ हद तक अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉर्ट आउट कर सके या फिर अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को गेन कर सके। और इसके लिए क्या काम किया गया? विच रिवर्क्ड द टर्म्स ऑफ रेपरेशन ऑफ ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन जर्मनी के ऊपर जो वित्तीय बोझ था, यानी पैसे से संबंधित जो नुकसान की भरपाई उसने करनी थी, उसको दोबारा रिवाइज किया गया, उस पर दोबारा सोच विचार किया गया कि कितना इससे जुर्माना लिया जाए और कैसे हम इसकी हेल्प कर सकते हैं जिससे कि अपना लोन चुका दे और साथ ही साथ रेपरेशन भी चुका दे। तो इसके लिए दोबारा पुनर्विचार किया गया। यहाँ तक आपने बेटा पढ़ा। अब इसमें जो है आप देख पाएंगे कि आखिरकार जिन देशों ने जर्मनी को हराया वही देश इसकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि एक देश के नाम पर हम सभी नागरिकों की बलि नहीं चढ़ा सकते, सभी नागरिकों के साथ बदला नहीं लिया जा सकता। आखिरकार फिर भी इंसान को इंसान के बारे में सोचना पड़ता है। तो आज आप बेटा यहाँ तक चैप्टर को पढ़ लीजिएगा और इसका जो इन बिटवीन क्वेश्चन या कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आई हैं जैसे हाइपर इन्फ्लेशन आया है और इसके साथ साथ जो इसका इफ़ेक्ट है, और इसके साथ साथ आप देख पाएंगे कि यहाँ पर किस टाइप से एक रेवोल्यूशन करने की कोशिश किस फासिस्ट लीग ने उसको दबा दिया गया, या फिर कुछ न्यू वर्ड्स भी साइड बाय साइड दिए हुए हैं, उनको आप लर्न कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।